Hello everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at learnohub.com. In the last video, we discussed question number 1 to 6 of the chapter Strategies for Enhancement of Food Production. तो आज हम बात करेंगे बचे हुए क्वेश्चन की, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 12. तो हम सभी के सभी क्वेश्चंस इस चैप्टर के आज खत्म कर देंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 के साथ. क्वेश्चन नंबर 7, ब्रीफली डिस्क्राइब वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्लांट ब्रीडिंग. तो सबसे पहली चीज है कि प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है. तो प्लांट ब्रीडिंग बेसिकली होता है कि हम डिफरेंट प्लांट्स को देखते हैं. मतलब जैसे राइस है तो राइस के अलग अलग क्रॉप्स को देखेंगे, अलग अलग ब्रीड्स को देखेंगे, फिर हम उसमें देखेंगे कि किस में कौन से अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन से खराब हैं, तो हमें खराब को अच्छे से रिप्लेस करना है. तो बेसिकली इट इज चेंजिंग डिजायर्ड ट्रेट इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक. मतलब जो भी अनडिजायरेबल ट्रेट है ना, तो यहाँ पर अनडिजायर्ड ट्रेट होगा. तो कोई अनडिजायर्ड ट्रेट है उसको हम रिप्लेस कर देंगे विद अ डिजायर्ड ट्रेट. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज प्लांट ब्रीडिंग. तो इसके ना 5 स्टेप्स हैं. सबसे पहले है अकम्युलेशन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी. जेनेटिक वेरिएबिलिटी की अकम्युलेशन, ये सबसे ही इंपॉर्टेंट स्टेप है. अब मान लो कि राइस है ना, उसकी एक ही स्पीशीज हो, ठीक है, तो अब वही चलती आ रही है, उसमें जो भी अगर अच्छी है बुरी है, जो भी फ्लॉज हैं हमें वही एक्सेप्ट करने पड़ेंगे. लेकिन अगर हमारे पास अलग अलग तरह की स्पीशीज हैं तो हम क्या करेंगे, हम अलग अलग स्पीशीज को लेंगे, ठीक है, उनमें से बेस्ट सिलेक्ट करेंगे और उसमें भी देखेंगे कि क्या कोई ऐसी है जिसमें मतलब उसमें कोई ऐसा फीचर है से उसमें डिजीज रेजिस्टेंस कम है, तो हम किसी और प्लांट से वो जीन उसमें इंसर्ट कर देंगे. ठीक है, सो द अकम्युलेशन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी स्टडी डिफरेंट स्पीशीज और अलग अलग स्पीशीज को स्टडी करके हम उनमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी को स्टडी करते हैं और वो जेनेटिक वेरिएबिलिटी को कलेक्ट करते हैं, उन अलग अलग ब्रीड्स को कलेक्ट करते हैं, उन अलग अलग स्पीशीज को कलेक्ट करते हैं. देन जर्म प्लाज्म इवेल्युएशन एंड पेरेंट सिलेक्शन. उसके बाद हम उनको इवेलुएट करते हैं, उन स्पीशीज को, और हम उनके पेरेंट्स सिलेक्ट करते हैं कि अच्छा ये हम पेरेंट्स लेंगे, इनको आपस में हम ब्रीड कराएंगे और उससे हमें एक डिजायरेबल प्रोजेनी मिलेगा. देन क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स. अब हमने पूरी स्टडी कर ली. पहले तो हमने हर तरह की स्पीशीज उस पर्टिकुलर प्लांट की ले ली, से राइस की ले ली. अब हम उसमें भी हमने पेरेंट्स को सिलेक्ट कर लिया कि अच्छा ये 2 हम लेंगे और इनको हम आपस में ब्रीड कराएंगे. ठीक है, इनमें हम डिजायरेबल अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स देके इनको आपस में इनकी हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे ताकि इन दोनों के जो अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें प्रोजेनी में देखने को मिले. अब हमने इसमें क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करा ली, जो हमने पेरेंट्स को सिलेक्ट किया. उसके बाद अब जब हमारे पास क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन हो गई तो उसके बाद हमने अच्छे हाइब्रिड्स को, सुपीरियर हाइब्रिड्स को हम चूज करेंगे, उनको सिलेक्ट करेंगे, उनकी प्योर लाइंस भी बना लेंगे अगर हमें रिक्वायर्ड होगा तो. देन फाइनली हम उनको टेस्ट करेंगे. जो हमारे हाइब्रिड्स आए हैं हम उनको प्रॉपरली टेस्ट करेंगे, उनके अलग अलग बहुत सारी जनरेशन्स बना के देखेंगे, उनको टेस्ट करेंगे, फिर उनको रिलीज करेंगे एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवार्स. फिर हम उसको मार्केट में या हम उनको फार्मर्स को हम वो हाइब्रिड्स देंगे ताकि वो अच्छी फसल उगा सकें. सो दीज आर द 5 मेन स्टेप्स. फर्स्ट इज अकम्युलेशन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, then germplasm evaluation and parent selection, then cross hybridization among selected parents, choosing superior hybrids, and finally testing, release and commercialization of new cultivars. ठीक है, सो आई होप बहुत ही सिंपल है और बहुत ही क्लियर हुए होंगे आपको. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय बायोफोर्टिफिकेशन. तो बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है. तो ये एक क्रॉप ब्रीडिंग का प्रोग्राम है जिसमें
which is aimed at developing crops with high levels of proteins, fats, vitamins, minerals and micronutrients. तो ये एक ऐसा क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम है जिसमें हम ये एम करते हैं कि जो क्रॉप्स हम उगा रहे हैं वो अच्छी न्यूट्रिशन वाली हो, मतलब उनमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स हो, उनमें अच्छा प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स हों, सो दैट हम एक अच्छी न्यूट्रिशियस चीज़ें हम खा सकें। तो दिस एम्स एट रिड्यूसिंग द डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। तो हमने डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा है। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? ये वो डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें कि जो लेवल है जो लेवल होता है हमारे प्रोटीन्स, विटामिन्स का, वो एप्रोप्रिएट नहीं होता है, मतलब कम होता है। तो हमें ये सारी चीज़ें एक रिक्वायर्ड अमाउंट में चाहिए होती हैं। हर विटामिन, हर मिनरल, हर प्रोटीन ये हमें रिक्वायर्ड अमाउंट में चाहिए होती है, तभी हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करती है। तो अगर कहीं से भी हम किसी में भी लैक कर रहे हैं, किसी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट में लैक कर रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी पर अफेक्ट करता है। तो हमें एक ऐसी क्रॉप उगानी है जिसमें हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स ये सब भर भर के हों, ठीक है, ताकि हमें डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स ना हो। सो बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स एक तो है गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस जो है ये एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप है विच हैव इंक्रीज्ड द अमाउंट ऑफ बीटा कैरोटीन विच इज अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। तो बीटा कैरोटीन इज अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। तो ये क्या है? इट प्रोवाइड्स, मतलब ये जो golden rice hai, it is rich in vitamin A, right? Then the deficiency of micronutrients is common in developing and underdeveloped countries, hence these crops help in improving the public health। क्योंकि जो developing और underdeveloped countries होती हैं उनमें जो डेफिशिएंसी होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की वो बहुत ही कॉमनली देखी गई है। इसलिए अगर बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स हम यूज़ करेंगे, खाएंगे, तो उससे ये जो डेफिशिएंसी डिजीजेस है ये कम होंगी और पब्लिक की हेल्थ इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। Question number 9. Which part of the plant is best suited for making virus free plants and why? तो प्लांट का कौन सा पार्ट जो है उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर वायरस फ्री प्लांट्स, और क्यों? मतलब पूरे प्लांट में कौन सा पार्ट है जिसे हम यूज कर सकते हैं? तो हम टर्मिनल बड्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कि एपिकल और एक्सिलरी मेरिस्टेम्स ऑफ प्लांट्स। सो दीज आर बेस्ट सूटेड फॉर मेकिंग वायरस फ्री प्लांट्स। क्यों? क्योंकि ये जो टर्मिनल बड्स होते हैं ना, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय डिजीजेस इन द प्लांट्स एज कंपेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जैसे कि अगर एक डिजीज्ड पार्ट है ना, तो उस प्लांट में बहुत सारे डिजीजेस होंगे अलग अलग पार्ट्स में, लेकिन ये जो टर्मिनल बड्स होते हैं यहाँ पर, ये बड्स जो होते हैं, ये टर्मिनल पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के, ये दे रिमेन अनअफेक्टेड बाय द डिजीजेस, ठीक है। सो दैट इज वाई फॉर वायरस फ्री प्लांट्स वी कैन यूज दिस टर्मिनल बड्स, ओके। तो बहुत सारे वायरस फ्री प्लांट्स ग्रो किए गए हैं, जैसे मेज है, शुगर केन है, पोटैटोज हैं, ये सारे के सारे बनाए गए हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस इस चैप्टर से हमें पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10. What are the major advantages of producing plants by micropropagation? तो ये micropropagation क्या होती है और क्या एडवांटेजेस हैं इससे प्लांट्स को ग्रो करने के? तो माइक्रो प्रोपगेशन बेसिकली एक मेथड है जिससे हम बहुत ही जल्दी वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं सेल्स की, टिश्यूज की या फिर ऑर्गन्स की। तो इससे हम जल्दी जल्दी से प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स हम बना सकते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट्स बाय माइक्रो प्रोपगेशन आर, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स दैट कैन बी ग्रोन इन अ शॉर्ट टाइम। बहुत सारे प्लांट्स को हम एक छोटे से टाइम पीरियड में हम ग्रो कर सकते हैं। इससे हम डिजीज फ्री प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। देन प्लांट्स दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू फॉर सीडिंग, ठीक है, मतलब वो प्लांट्स जिनमें सीड्स नहीं बनते हैं या वो सीड से ग्रो नहीं होते हैं, हम उनको भी ग्रो करा सकते हैं बाय
माइक्रो प्रोपगेशन। Then plants having no sexual reproduction can also be hybridized. वो plants जिनमें की कोई sexual reproduction नहीं है उनको भी hybridize कराया जा सकता है. Then obtained plants are genetically similar to the parents. जो भी plant हम उगाएंगे वो उनके parents से genetically similar होता है, तो हमें same तरह के plants देखने को मिलते हैं. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. तो आपको माइक्रो प्रोपगेशन पता होने चाहिए, पता तो उसके स्टेप्स भी होने चाहिए, और दूसरा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आल्सो. तो इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें सिर्फ एडवांटेजेस पूछी थी तो हमने सिर्फ एडवांटेजेस ही डिस्कस की हैं. क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड आउट व्हाट the various components of the medium used for propagation of an explant in vitro are. तो हमें ये बताना है कि जो हम एक मीडियम बनाते हैं, ठीक है, फॉर प्रोपगेशन, उसके लिए जो हम मीडियम बनाते हैं उसके कंपोनेंट्स क्या हैं. तो उसके बहुत ही सिंपल से कंपोनेंट्स हैं. सबसे पहले वाटर इज रिक्वायर्ड टू मेक दैट मीडियम. देन अगर ये हमने पढ़ा है, अगर कहाँ पर पढ़ा है, ये हमने पढ़ा था जब हम क्या पढ़ रहे थे, जब हम एल्गी पढ़ रहे थे. तो हमने पढ़ा था कि हमें जो मीडियम है फॉर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, ठीक है, जो माइक्रो प्रोपगेशन के लिए जो हम एक मीडियम बनाते हैं और उसमें आर्टिफिशियली प्लांट्स को ग्रो करते हैं, जो आर्टिफिशियल मीडियम बनाते हैं उसमें अगर यूज़ होता है, और ये हमें किससे मिलता है, ये हमें एल्गी से मिलता है. देन सुक्रोज इज द कार्बन सोर्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स टू ग्रो. देन इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आर रिक्वायर्ड, विटामिन, अमाइनो एसिड्स एंड ऑल्सो द ग्रोथ हार्मोन्स जैसे कि ऑक्सिन्स. ऑक्सिन्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. ऑक्सिन्स, जिबलिन, साइटोकाइनिन्स, ये सारे ग्रोथ हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर प्लांट ग्रोथ. तो ये वही सारी चीज़ें हैं जो एक प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करती हैं. ये वही सारी चीज़ें हैं जो हमें एक प्लांट को हेल्दी ग्रो कराने के लिए चाहिए. तो वो हम सब एक मीडियम में डाल देते हैं, उसका एक प्रॉपर मीडियम बना देते हैं ताकि हमारे प्लांट को सारी चीज़ें मिले और वो हेल्दी ग्रो करें. Question number 12, name any 5 hybrid varieties of crop plants which have been developed in India. तो हमें कोई भी 5 हाइब्रिड वेराइटीज बतानी है क्रॉप प्लांट्स की जो इंडिया में डेवलप हुई हैं. सबसे पहले हम राइस की देखेंगे 2. आप इसको 2 अलग अलग पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, जया एंड रत्ना. फिर है वीट की हिमगिरी एंड सोनालिका. देन कम्स कॉलीफ्लावर, प्यूसा शुभ्रा. देन कम्स काउपी, प्यूसा कोमल. देन कम्स मस्टर्ड, प्यूसा स्वर्णिम. ठीक है, तो ये 5 हैं, मतलब 5 से थोड़ी ज़्यादा ही हैं. आप इनको आप कोई भी 5 लिख सकते हैं जो आपको याद रहती हो. तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस हमने इस चैप्टर के डिस्कस किए हैं वो आपको सभी के सभी बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए हैं. अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के NCERT सॉल्यूशंस के साथ. और जैसा कि आप जानते हैं, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है.